अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की। आप जानते हैं हमेशा ही हम पाकिस्तान से शुरू करते हैं, लेकिन खैर कुछ टाइम से ये हो रहा था कि इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में या इज़राइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही है, जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। बिल्कुल उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और जब तक ये सारा मामला जो है एक तरफ नहीं हो जाता और ये सारी जो लड़ाई झगड़ा है ये बंद नहीं हो जाता, हम डेफिनेटली इसके ऊपर आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको हम बताते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो बात हम करने जा रहे हैं वो ज़रा इस वक्त पाकिस्तान की तरफ हम रुख करेंगे। और एक तरफ तो आप लोग जानते ही हैं कि हमास में और इज़राइल में जो कुछ चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो भी एक अजीबो-गरीबी चीज़ है। यानी कि पहले तो हम कहा करते थे कि जी आम आदमी की ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। आम आदमी यानी आम सिटीज़न जो है, कॉमन सिटीज़न जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनकी ज़िंदगी जो है बहुत आसान नहीं है और उनकी जान की भी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। अब हद ये हो गई है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हमने पाल के रखे थे, बनाए थे, सिखाए थे, पढ़ाए थे, अब उनकी जान को भी खतरा है। और कई हमने आपको बताए भी थे जो 2-4 जो बीच में आप जानते हैं कुछ अरसे पहले एक-एक करके मारे गए, वो तो अलग ही है। और आज एक खबर और आई है और वो आई है जी इस आदमी की, इसका नाम है शाहिद लतीफ़। ये 2016 में पठानकोट, या जी हाँ, 2016 में पठानकोट अटैक के लिए इंडिया को ये वांटेड था, यानी इंडिया को ये मतलूब था। इंडिया ने कहा था कि जी ये आदमी की इन्वॉल्वमेंट है पठानकोट में 2016 में। और ये इंडिया ने कह रखा था कि जी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से ये एक था। इसको भी जो है वो बताया जा रहा है डस्का में। डस्का एक जगह है पाकिस्तान में, डस्का में इसको नमाज पढ़ रहा था, ये नमाज के दौरान इसके ऊपर जो है अटैक किया गया है और टारगेट किलिंग में इसको मार दिया गया है। इससे पहले एक टेररिस्ट और भी था जिसको हमने आपको बताया था और वो भी इसी तरीके से नमाज के दौरान ही उसको भी मारा गया था। और अब ये एक और जो है उसका भी बताया जा रहा है। इसके अलावा कराची में भी एक आदमी के ऊपर, यानी एक टेररिस्ट जो था, जो कि हाफिज सईद का साथी ही बताया जा रहा था, उसको भी जी जिसे कहते हैं कि कराची में टारगेट किलिंग में उसको भी मारा गया था। अब ये एक के बाद एक के बाद एक इस किस्म की न्यूज़ जो है वो आती चली जा रही है, जिसको सुनकर मुझे यकीनन लगता है कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं और जो इमरान खान साहब ने एक बार कहा भी था, जिसके ऊपर उनके विचारों की काफ़ी खिंचाई हो गई थी कि पता नहीं कितने 40,000 और कितने उन्होंने जो है बता दिए थे कि जी टेररिस्ट पाकिस्तान में इस वक़्त घूम रहे हैं इधर से उधर। तो बिल्कुल जी वो सब के सब घबरा गए होंगे कि भई ये कौन-सा नई नौटंकी शुरू की है पाकिस्तान ने, कि पहले तो हमें बनाया, पढ़ाया, लिखाया, समझाया, क्या कुछ करवाया और अब एक-एक करके इनको मारा जा रहा है। अब इस आदमी के लिए भी यही कहा गया है कि जिसकी आज खबर आई है कि जी ये शाहिद लतीफ़ इसका नाम था। 2016 में जो है ये पठानकोट के लिए जो है पठानकोट अटैक जो था उसके लिए जी ये भारत ने कहा था जी हमें ये आदमी चाहिए, ये मोस्ट वांटेड है और ये इन्वॉल्व है। लेकिन अच्छी बात अगर देखें, हम हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉज़िटिव तो देखना ही चाहिए ना। अच्छी बात ये है कि भारत को कुछ करना नहीं पड़ रहा, हम लोग खुद ही पकड़-पकड़ के एक-एक को जो है ना टपकाते जा रहे हैं। अब यकीनन चाहे वो मसूद अज़हर हो, या वो भी सर पकड़ के बैठा हुआ होगा, और अगर हाफ़िज़ सईद हो तो वो भी यकीनन सोच रहा होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। उससे पहले भी एक खबर उड़ी थी कि जी हाफ़िज़ सईद के बेटे को ले गए, ख़ैर वो खबर गलत थी और उसके बेटे को कहीं नहीं ले गए, इधर ही है। लेकिन यकीनन बाकी लोग, चाहे उसमें दाऊद इब्राहिम हो या फिर वो जो सैयद सलाहुद्दीन, जी हाँ, और ये जिसकी पिक्चर है बिल्कुल। तो चाहे सैयद सलाहुद्दीन हो या बाकी जितने भी टेररिस्ट, बहुत सारे इतने-इतने ज़्यादा नाम है, मैं सबके नाम तो आपको यहाँ नहीं पढ़ के बता सकती। अगर मैं सबके नाम और पिक्चर्स दिखाऊँगी तो मेरा ख़्याल है पूरा का पूरा शो सिर्फ़ उसी पे ख़त्म हो जाएगा, बल्कि उसका भी
3, 4 या 10 एपिसोड बनाने पड़ जाएँगे। लेकिन ख़ैर आप लोग खुद बहुत अक्लमंद हैं, तो जाइए और गूगल करके उन सबके नाम पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब यहाँ पे मामला ये लग रहा है कि एक के बाद एक ये जो टेररिस्ट हैं, इनको उड़ाया जा रहा है और यकीनन इनका रोल ख़त्म हो चुका है। अब जैसा मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में ज़िक्र किया था कि इनका रोल यकीनन ख़त्म हो चुका है। इनको इनकी अब ज़रूरत नहीं रही है उन लोगों को जिन्होंने इनको बनाया था। तो शायद इसी वजह से एक-एक करके इनको उड़ाया जाएगा और फिर ये होगा कि जी हमारे यहाँ जो है ना बिल्कुल साफ-सफाई हो जाएगी, कहा जाएगा कि जी अब यहाँ कोई टेररिस्ट नहीं है, जितने थे वो हमने खुद ही टपका दिए। अब इसमें भारत जो है उसको भी खुश हो जाना चाहिए, लेकिन और दूसरे लोग जिनको हमारी वजह से, चाहे अफ़गानिस्तान हो या कोई और कंट्री वाले जिनको ये प्रॉब्लम थी कि जी पाकिस्तान से तरह-तरह के टेररिस्ट और इसी तरह की ऑर्गेनाइज़ेशंस हमने पाल के रखी हैं, वो शायद खुश हो जाएँगे और समझेंगे कि वाक़ई में हमने सफाई कर दी है। लेकिन एक बात का ख़ास ख़्याल रहे कि हो सकता है कि हमने कोई नए पौधे लगा दिए हों। जी हाँ, बिल्कुल नए पौधे मतलब नए प्लांट्स लगा दिए हों, नए कोई हमने पालने शुरू कर दिए हों और अब हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हों इसलिए कि ये सारे जो बाबे थे ये सब पुराने हो गए, अब इनसे काम-शाम होता नहीं था। बस ऐसे ही बैठ-बैठ के अपने पुराने-पुराने मुझे लगता है अपनी कहानियाँ सुनाते होंगे कि जी उधर हमने ये किया था और पठानकोट में ये किया था और मुंबई अटैक में ये इस किस्म के मेरे ख्याल है ये लोग हो गए थे, तो शायद इनको एक-एक करके और वैसे भी इनको जब एक साथ खत्म कर देंगे, तो एफएटीएफ हो या कोई भी और अमेरिका हो या कोई दूसरी कंट्री हो, उसमें कम से कम हमारा ये नाम तो हो ही जाएगा ना कि हमारे यहाँ जितने भी टेररिस्ट थे या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड थे या वर्कर थे, वो जी मारे गए। तो इस वजह से हम जो है एकदम ड्राई क्लीन होकर धुले-धुलाए और चमकते हुए जो है ना सामने आ जाएँगे। वो वॉशिंग पाउडर था ना, वो बड़ा पुराना ऐड आया करता था, निरमा। तो बिल्कुल हम निरमा से धुल के और धुले-धुलाए आपके सामने हाज़िर हो जाएँगे। लेकिन असल बात ये है कि ये जिनको एक-एक करके मारा जा रहा है, जिसमें कि हाफ़िज़ सईद के लोग भी शामिल हैं और कई दूसरे जो यहाँ पे टेरर ऑर्गनाइज़ेशंस हमने पाल के रखी थी, उनके लोग भी एक-एक करके जा रहे हैं। अब वो इस वक़्त क्या सोच रहे होंगे? उनको यही लग रहा होगा कि भई पहले तो हमें इन्होंने बड़ा सँभाल के रखा, बल्कि हाफ़िज़ सईद को तो 31 इयर्स की जेल के बाद अनाउंस किया गया कि जी 31 इयर्स की जेल है, लेकिन उसके बाद उसको हाउस अरेस्ट किया और वो वहाँ पे मज़े से रह रहा है। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज़ शरीफ हो, चाहे आसिफ अली ज़रदारी जो प्रेज़िडेंट रह चुके हैं या बेनज़ीर भुट्टो हो या इवन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, सब लोग जेल में गए, किसी को भी हाउस अरेस्ट नहीं किया। लेकिन हाफिज़ सईद को हाउस अरेस्ट किया, हाफिज़ सईद को जेल में डालने की हिम्मत यहाँ किसी में नहीं हुई। मगर बहरहाल वो हिम्मत तो नहीं दिखाई, लेकिन हाँ, अब ये ज़रूर है कि क्योंकि ये बाहर ही हैं, बाहर ही घूम फिर रहे हैं, तो अब यकीनन हर कोई यही सोच रहा होगा कि अगली बारी किसकी। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट टर्न किसकी आती है और अब मज़ीद किसको जो है वो हूरों के पास भेजा जाता है। उधर हूरों की भी जो है ना वो ड्यूटी लगी हुई होगी कि भाई धड़ाधड़ नीचे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, तो वो भी खास तौर पे टेररिस्ट किस्म के ना वो डॉन। खैर ये अजीब से डॉन है ना, ये लोग उस तरह के नहीं है ना जैसे संजय दत्त या बाकी लोग बना करते हैं मूवीज़ में, तो इनको देख के तो मुझे अच्छी खासी बोरियत होती है। तो ये आप देख ही सकते हैं इनकी शक्लें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो संजय दत्त वगैरह जो मूवीज़ आती हैं उसमें तो खैर बच्चन साहब भी डॉन बने हुए थे एक में, याद है ना आपको? बिल्कुल। तो मैं खैर मूवीज़ की बात नहीं कर रही हूँ इसलिए आप लोग मत घबराइए। मैं आपको सिर्फ़ ये बता रही हूँ कि जी ये एक-एक करके इन लोगों को मारा जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि आखिर इन लोगों को इन्हीं के इलाके में, इन्हीं के जान-पहचान के इलाकों में जहाँ ये रहते हैं, वहीं पर कौन मार रहा है? मतलब इन्होंने जो टेररिज़्म की है, चाहे वो इन्होंने भारत में की हो या पाकिस्तान के भी कुछ एरियाज़ में डेफ़िनिटली की होगी, इसलिए कि ज़ाहिर है, जहाँ पे इन लोगों को आदत पड़ चुकी है, तो ये पाकिस्तान में भी कर रहे थे, लेकिन भारत में ख़ास तौर पे कई जगह पे जो है जो टेररिज्म हुई है उसमें इस इन्हीं लोगों का नाम आ रहे थे, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे सैयद सलाउद्दीन हो या और कई दूसरे। अब ये एक एक करके पाकिस्तान ने सफाया अगर शुरू किया है, तो इसका मतलब है फिर तो भारत के लोगों को हमारा थैंक यू वेरी मच कह देना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू कि आप लोगों ने हमारी गोलियां बारूद बचा ली और आप लोग खुद ही टपकाते चले जा रहे हैं। मगर अभी तक यही कहा गया है कि जी कुछ नामालूम अफराद ने इसको जो है टारगेट किलिंग में, इस आदमी को, ये जो था शाहिद लतीफ़, इसको टारगेट किलिंग में मार दिया है। ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था और वहाँ पर इसको जो है मारा गया है। अब आगे की जो अब आपको बताते रहेंगे जैसे-जैसे डिटेल्स आएँगी, वो तो डेफ़िनेटली हम बताएँगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है
के चाहे मैं हूँ या मेरे जैसे दूसरे लोग हों, हमें तो खैर अच्छा ही लग रहा है अगर इस किस्म के लोगों को जिन्होंने लोगों की जानें ली हैं, लोगों को मारा है, लोगों का खून बहाया है, लोगों की ज़िंदगी खराब की है, उनके फैमिली मेंबर्स को तकलीफ पहुँचाई है, मार डाला है, इनको तो इनके इसी तरीके से जल्द इनको इनकी हूरों के पास भेज देना चाहिए। और बाकी रहे जो नए लोग अगर लाने का कोई सोच रहा है तो मेरा ख्याल है उनको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए और नए लोगों को ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए और अब एक बार सोच समझ कर पाकिस्तान को इस तरह के टेररिस्ट जो हैं उनसे साफ कर दें ताकि हमारी भी कोई पासपोर्ट की इज्जत हो, हम भी कहीं जाएं तो हमें भी कहते हुए अच्छा लगे कि जी हम पाकिस्तान से हैं, बजाय इसके कि हम एम्बेरस हो जाएं कि अच्छा वो जहाँ पे हाफिज सईद है, अच्छा वो जहाँ पे टेररिज्म होती है। लेकिन एक चीज और भी याद रखिएगा कि इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बार बार इलेक्शंस की बातें करते हैं कि इलेक्शंस होंगे तो ये गवर्नमेंट बनाएंगे, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, इन सब के साथ अगर कोई पार्टी बहुत तेजी से आगे आ रही है तो वो है टीएलपी। जी हाँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, साद रिजवी की, बिल्कुल जिसका हेड साद रिजवी है और उनका माइंडसेट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तालिबान का, उनका माइंडसेट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये मैंने आपको ये जो टेररिस्ट इनकी तस्वीरें दिखाई, इनकी जो पिक्चर्स आपने देखी, बिल्कुल इसी किस्म के लोग हैं। तो इस बात का खास ध्यान रहे कि पाकिस्तान में सब कुछ अभी ठीक नहीं हुआ है। हो सकता है कि अगर हम पॉजिटिव सोचें तो हो सकता है कि इस तरह के लोगों को का सफाया करने के बाद जो है हम कुछ पाकिस्तान को बेहतर बना सकें। लेकिन अगर हमने टीएलपी और दूसरे इसी किस्म के ग्रुप्स को आगे लाए तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ शक्लें बदलेंगी, हरकतें नहीं। ये याद रखिएगा कि हो सकता है हम सिर्फ शक्ल बदल रहे हों लेकिन अपने करतूत ठीक करने का हमारा कोई प्लान ना हो। लेकिन एक बार ये भी हो सकता है कि क्या पता हम करतूत भी ठीक करना चाह रहे हों। अच्छी बात तो यही है कि अगर हम अपनी हरकतें सही कर लें तो भी जो है वो हमारे लिए कुछ बेटर हो जाएगा। हमारे जो बाकी लोग पाकिस्तान में रहते हैं, बेचारे आम लोग जो रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में शायद कुछ प्रोग्रेस आए, कोई एजुकेशन आए, कोई सेफ्टी आए। खैर हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चलें, ये देखें जी फिरदौस हशीक अवान साहिबा। जी हाँ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आम इंतखाबात में नई कुव्वत बनकर उभरेगी। ये कहना है जी फिरदौस हशीक कमान साहिबा का, जो कि आजकल जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी पे जो उन्होंने ज्वाइन किया है और अब उनका ख्याल ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान जो जहांगीर तरीन खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि पहले इमरान खान साहब के एटीएम कार्ड कहलाया करते थे और लोग बड़ा कहते थे कि जी ये तो मतलब खान साहब के लिए जहाज में भर भर के लोगों को लाते थे। और अब उनका ये कहना है कि जी यकीनन बात जो कर रही हैं फिरदौस आशिक अवान, वो ये कह रही है कि अब ये नई पार्टी जो है ये मुल्क की तकदीर को बदल देगी। लेकिन कैसे बदलेगी, कौन सी जादू की छड़ी है या कौन सा ऐसा आइडिया है इनके पास जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को और पाकिस्तान की जो इमेज है उसको ठीक करेंगे, ये बहरहाल अभी तक फिरदौस आशिक अवान ने नहीं बताया है और ना ही इनकी पार्टी में से किसी ने बताया। वैसे ये तो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में से भी किसी ने नहीं बताया, तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। इस तरह की बातें की जाती हैं, इलेक्शन से पहले सब करते हैं। अगर फिरदौस आशिक अवान ने कर ली तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बात हम करेंगे एक बार फिर फिरदौस आशिक अवान की और उनका कहना ये है कि अवाम अब समझदार हो गई है और ये बात बहुत खतरनाक है। अगर अवाम समझदार हो गई है यानी कि पब्लिक को अगर अक्ल आ गई है तो इसका मतलब यही है कि फिर इतने सालों से 76 ईयर से पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है और जो करने वाले हैं उनकी भी पब्लिक को समझ आ गई होगी और ये बात उन लोगों के हक में हरगिज नहीं जाएगी जो पब्लिक को कब से बेवकूफ बनाते चले जा रहे हैं और अभी तक यही समझ रहे हैं कि ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। हम बात करेंगे एक बार फिर जी नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की। उनका कहना है नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है, मतलब अपने फादर को ब्रांड बता रही, खैर कोई बात नहीं, होता है होता है। उन्होंने कहा थी नवाज शरीफ जो है वो एक बड़ा जबरदस्त आजमूदा था, इस्तेमाल किया हुआ ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है।
यानी कि ये मुझे नहीं पता ये कौन-सी शायरी है, लेकिन बहरहाल मरीम नवाज़ का ये कहना है कि जब सब पॉलिटिकल पार्टीज़ या पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, तब नवाज़ शरीफ साहब आते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ साहब आएँगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ख़ैर एक बेटी होने के हवाले से यकीनन उनको इसी तरह की बातें सूट करती हैं। अब ज़ाहिर है वो ये तो नहीं कह सकती कि जी नवाज़ शरीफ साहब आएँगे तो कुछ ठीक नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बहुत गड़बड़ हो चुका है। तो उन्होंने तो यही कहना है कि जी जब नवाज़ शरीफ साहब आएँगे तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। हालाँकि क्या ठीक होगा ये तो ख़ैर ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन हमें कोई ख़ास उम्मीद रह नहीं गई है। हम बात करेंगे एक बार फिर शहबाज़ शरीफ साहब की। अ, उनका कहना ये है कि जी नवाज़ शरीफ और नून लीग से ज़्यादा अवाम का कोई हमदर्द नहीं। जी हाँ, ये कहना है शहबाज़ शरीफ साहब का कि पीएमएलएन से ज़्यादा पब्लिक का हमदर्द कोई नहीं, तो सर उसके लिए ये कीजिए कि जो लंदन में आप लोगों के अपार्टमेंट्स हैं ना, वो जहाँ नीचे खड़े होके पीटीआई वाले नारे-शारे लगाते हैं, वो अपार्टमेंट्स सिर्फ़ वो अपार्टमेंट्स आप बेच दीजिए। 4 अपार्टमेंट्स मैंने सुना है आप लोगों के हैं वहाँ पर, और वो लंदन का महँगा तरीन इलाका है। अगर वो 4 अपार्टमेंट बेचकर और आप वो पैसा जो है वो मुल्क के खज़ाने में जमा करा दें, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने करप्शन से बनाया, तौबा तौबा कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि पैसा चोरी का है। नहीं, आपने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और वैसे भी ज़ाहिर है कि ईमानदारी से काम करने में शायद इतनी मेहनत नहीं लगती जितने कि करप्शन में मेहनत लगती है। और नवाज़ शरीफ साहब के लिए तो मशहूर है कि जी खाता है तो लगाता भी तो है। तो बिल्कुल वही वाली बात है कि थोड़ी बहुत तो की होगी ना करप्शन, थोड़ी-सी, ठीक है ना? तो वो पैसा जो है ना वो आप जो है मैं आपको ये हरगिज़ नहीं कह सकती कि जी आपने कोई करप्शन की ही नहीं है, इसलिए कि हमारे सारे ही पॉलिटिशियन, सारे ही इदारे और सभी लोग जो हैं उन्होंने काफ़ी करप्शन की है, तो इस बात से इनकार तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन ख़ैर मैं आपसे कह रही थी बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, आपके पास तो बड़ा कुछ है, लेकिन सिर्फ़ लंदन के जो आपके 4 फ्लैट्स हैं उनको सेल कर दीजिए और वो पैसा पाकिस्तान के क कौमी खज़ाने में लगा दीजिए, लाके रख दीजिए, और उसके बाद उस पैसे से पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट का काम कीजिए, ताकि हम भी कह सकें कि हाँ जी, आप लोगों को पाकिस्तान की फ़िक्र है और आपसे बेहतर पाकिस्तान को कोई भी नहीं सँभाल सकता। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करते हुए आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी और आप शायद नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ख़ैर आप यहाँ पे मुझे गलत साबित कर दीजिए और वो पैसा ले आइए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम चलते हैं जी एक बार फिर ये साहब जो आपको नज़र आ रहे हैं, जी हाँ, ये हैं जी जावेद लतीफ़ साहब। जावेद लतीफ़ साहब का कहना है कि 9th मई के सहूलतकारों को अब सिलसिलावार अब सियासतदान नहीं कह सकते। अगर सरहद पार से कोई 9th मई का वाक़या कराता तो इसे भी सियासतदान कहते क्या? जी हाँ, इनका मतलब ये है कि मतलब इमरान खान को बाहर ना आने दिया जाए और इमरान खान के ऊपर सारे इल्ज़ामात लगा के उनका कहना ये है कि पॉलिटिशियन उनको इमरान खान को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई लोग अभी तक इमरान खान के खिलाफ गवाही दे चुके हैं, कई उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी है पीटीआई, उनके कई लोग इमरान खान के खिलाफ बात कर चुके हैं और उनका कहना यही है कि जी 9th मई को जो कुछ हुआ था, उसका मास्टरमाइंड जो है वो इमरान खान है। लेकिन ज़ाहिर है कि ब दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया में जंगें हो रही हैं, दुनिया में लोग भूखे मर रहे हैं, दुनिया में बहुत मुसीबतें आई हुई हैं, लेकिन हमारे लोग जो हैं, यानी हमारे लोग से मेरा मतलब है भाई लोग, जी हाँ, हमारे भाई लोग जो हैं, वो 9th मई से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं, उनकी दुनिया वहीं फ्रीज़ हो गई है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 9th मई के इर्द-गिर्द ही घूमे जा रहे हैं और उनका कहना ये है कि जी 9th मई जिस किसी ने करवाया था, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जी, आप बिल्कुल मत छोड़िएगा जिन्होंने करवाया था, लेकिन जिन्होंने साथ दिया था, यानी जिन्होंने आसानी पैदा की थी, वो सारा 9th मई का वाक़या होने में, मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा फ़ोकस उन लोगों के ऊपर भी कर लीजिए। और सबसे पहले तो पाकिस्तान जिस मुश्किल में फँसा हुआ है, जिसमें इकोनॉमी भी है, जिसमें सिक्योरिटी भी है, आपको तो पता ही है ना, केपी के साइड पर, वहाँ अफ़गान बॉर्डर पे टीटीपी वाले आकर आप लोगों को जिस तरीके से टफ़ टाइम दे रहे हैं, वो किसी से ढका-छुपा नहीं है। सभी को मालूम है कि वहाँ हर रोज़ जो है कोई ना कोई लोगों की जो है किस तरीके से लोगों की जानें जा रही हैं और किस तरह से वहाँ पे अटैक्स जा रहे हैं। तो पहला फ़ोकस उधर कर लीजिए और ये आप अपना 9th मई वाला जो आपका एक चल रहा है ना सिलसिला, उसको आप बाद में भी कर सकते हैं। उसको आप बाद में ढूँढते रहिएगा कि किसने कराया, क्यों कराया, कब कराया, क्या हुआ, वो सब बातें आप किएगा। लेकिन पहले जाकर केपी के साइड पर या अफ़गान बॉर्डर साइड पे अपने मुल्क को बचाइए, जो वहाँ से तालिबान या टीटीपी वाले जो अटैक्स कर रहे हैं, पहली ड्यूटी मेरा ख़्याल है वहाँ पे है, हमारे पॉलिटिशियंस की भी, हमारी एजेंसीज़ की भी,
और हमारी फौज की भी। लेकिन हमेशा से यही हुआ है कि चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो हमारी फौज हो, चाहे वो हमारी एजेंसीज हो, अपना काम करने के अलावा उन्होंने सब काम किए। चाहे बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स में बोलना हो, चाहे टीवी पे मैंने आज तक इंडिया में देखा नहीं। मैं हरगिज तारीफ नहीं करी, कोई ये ना कहे मुझे कि इधर इंडिया की तारीफें करती रहती है, हरगिज मैं तारीफ नहीं करी। मैं ये पूछ रही हूँ, इंडिया के जो मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो कोई से भी मिनिस्टर हो, मतलब बहुत सारों के तो जाहिर है कि आपको नाम भी यकीनन आते होंगे। प्राइम मिनिस्टर के अलावा बहुत सारे जो दूसरे मिनिस्टर हैं, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो या एजुकेशन मिनिस्टर हो, कोई भी, मैंने उनको कभी टॉक शोज में या उनकी डिबेट्स में बैठे हुए नहीं देखा कि वो बैठ के बात कर रहे हो। ना ही मैंने बहुत ज्यादा कभी ऐसा देखा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, पूरा दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, सब के सब जो है, आप सुबह टीवी लगा लीजिए, पाकिस्तान का टीवी लगा लिए, आपको हर मिनिस्टर हमारा सिर्फ और सिर्फ टीवी पे नजर आएगा। वो बैठ के बातें कर रहे होंगे, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होंगे। उधर से उठते हैं तो जाकर जी शाम में जो है वो 4 बजे से लेकर रात के 10 या 11 बजे तक बेचारे टीवी चैनल्स पे बैठे रहते हैं। दो चार टीवी चैनल्स तो ऐसे पकड़ रखे ना कि जहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स ही बैठते हैं, उनसे कम पे वो मेरे ख्याल है मानते नहीं टीवी चैनल वाले। तो जी वो वहां पे बैठ जाते हैं टीवी चैनल्स पे जाके, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों, चाहे वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हों, चाहे वो हमारे जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, या कोई भी बस मिनिस्टर होना चाहिए। वो सब के सब जो है सारे वो सारे चैनल्स, टीवी जितने भी टीवी चैनल है, सब पर जो है वो दो दो एक एक दो दो एक एक करके वहां पे बैठे होते हैं। तो मुझे पूछना ये था हमारे लोगों से, हमारे पार्लियामेंट से, हमारी जो पार्लियामेंट इस वक्त है, जो चली गई है, जो आने वाली है, और जो पहले कई सालों से मतलब जा चुके हैं, उन सब से, कि आप लोग काम किस वक्त करते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपकी मिनिस्ट्री में कोई काम भी होता होगा ना, कुछ तो काम होता होगा ना। अगर कोई मिनिस्टर है, कुछ तो उसकी ड्यूटी होती होगी कि जी आपने ये चीज देखनी है, आपने ये चीज ठीक करनी है, आपने फलानी चीज करनी है, आपने ढमाकी चीज करनी है, आपने इधर जाना है, उधर जाना है, आपने लोगों के लिए काम करना है, लोगों की फरियाद सुननी है, लोगों का रोना पीटना देखना है। लेकिन नहीं, हमारे मिनिस्टर जो है वो आधा दिन तो बैठ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब शायद ही कभी खाली होता है मिनिस्टर से। और उसके बाद यही हाल कराची और लाहौर और बाकी जो शहर है वहां का है। और जब इनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये थक जाते हैं, तो शाम में जैसे ही टॉक शो शुरू होते हैं, जो जिसका जो फेवरेट एंकर है, यानी जो उनकी मर्जी की बात करता है, जो इसको जो पसंद है, जिसको ये समझते हैं कि कोई देख रहा है, चाहे घर वाले भी ना देखते हो, लेकिन ये कि ये वहां जाके बैठ जाते हैं और फिर वहां बैठ के ये सेम अपनी कहानियां सुनाना शुरू करते हैं। और हर दिन, हर रोज, मतलब 7 डेज अ वीक ये लोग यही करते हैं कि जी ये जाते हैं और टॉक शोज में बैठ जाते हैं, वहां भाषण देते हैं। ये चीज मैंने इंडियन मिनिस्टर्स में नहीं देखी। अब पूछना ये था कि इंडियन मिनिस्टर्स जो है वो कोई काम वाम करते हैं कि बस अपनी मतलब ड्यूटी कोई नहीं उनकी, बस टीवी चैनल पे कभी दिखाई क्यों नहीं देते? उनको भी आना चाहिए, पूरा दिन टीवी पे बैठना चाहिए, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए। लेकिन हमने बहरहाल ना सिर्फ ये कि सिर्फ इंडियन पॉलिटिशियंस की बात नहीं है, हमने दुनिया में और कहीं होते हुए नहीं देखा जो पाकिस्तान में होता है। और इसीलिए शायद हम लोग दुनिया से बिल्कुल निराले और अजीब ही किस्म के लोग हैं कि हमारे यहाँ वो सब कुछ होता है जो नॉर्मली दुनिया में नहीं होता। और यही वजह है कि हमारे यहाँ से जी कुछ लोग पकड़े गए, कुछ नहीं, काफी लोग पकड़े गए गल्फ कंट्रीज में, और उनको ये कहा गया कि जी ये भीख मांग रहे थे। बिल्कुल जी, जिस कंट्री में जो है, मैंने पहले भी कहा है कि जिस कंट्री के प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे, समझ जाइए ना किसको कह रही हूँ, अब नाम लेते अच्छा तो नहीं लगता ना, हाँ, वो तक पैसे मांगने जाते हो, तो अगर वहां के आम लोग चले गए तो ऐसी कौन सी आफत आ गई, पता नहीं क्या तमाशा लगा के रखे लोग, इतना शोर मचा रहे हैं। तो जी उनमें से बीबीसी की रिपोर्ट है, उनमें से कुछ लोगों का जो है, मेरे ख्याल बीबीसी वालों ने इंटरव्यू किया कि भाई भीख तो आप यहाँ भी मांग सकते थे, मतलब आप तो प्रोफेशनल भिखारी हैं। वो बाहर जाने का काम तो सिर्फ हमारे मिनिस्टर विनिस्टर और आप समझते हैं ना कि मतलब भाई लोग का है, तो आप किस लिए गल्फ में चले गए भीख मांगने? तो उनमें से जी कुछ भिखारी जो थे, उनका कहना ये था कि बात ये है कि यहाँ पे भीख मांगो तो रुपए में मिलते हैं, और पाकिस्तानी रुपीस की तो आपको पता ही है कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए वो गल्फ में जाते हैं और गल्फ में जाके मांगते हैं, तो वहां पे दिरहम और रियाल में जो है भीख मिलती है। वैसे बात तो उनकी ठीक है, देखें इतना दिमाग तो हमारे भिखारियों तक के पास है, लेकिन हमारे मिनिस्टर जो है बिल्कुल ही खाली दिमाग लेके बैठे हुए हैं कि जिनको ये समझ नहीं आती कि इकोनॉमी को ठीक कैसे करना है। लेकिन आप देखिए कि भिखारियों तक में ये समझ है, ये इतने इंटेलिजेंट किस्म के भिखारी हमारे, कि उनको पता है कि इकोनॉमी, अपने घर की इकोनॉमी, यानी उनके उनके घर की इकोनॉमी उन्होंने कैसे चलानी है, कि उन्होंने कहा यहाँ पे अगर हमने भीख मांगी
तो ये तो रुपीज़ में मिलेगी और रुपीज़ में ही खर्च हो जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने ये प्लान किया कि जी वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाएँ और वहाँ पे माँगे, तो दिरहम, रियाल और जो भी होता है ना उनकी करेंसी गल्फ़ कंट्रीज़ की जो करेंसी होती है, ज़ाहिर है जब उसको आप पाकिस्तान लेकर आते हैं, तो वो तो पैसा कहीं का कहीं पहुँच जाता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी या हमारे रुपए की कीमत तो सभी जानते हैं कि ऐसे होती रहती है। ख़ैर यहाँ से मैं चलती हूँ और इसलिए कि बेकार की बातें करने की मुझे आदत नहीं, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ से चलती हूँ और आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।